हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। इस वीडियो से हमारी नई सीरीज शुरू हो रही है 50 क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल साइंस पेडागोजी की। इसमें सोशल साइंस और सोशल साइंस पेडागोजी के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इस सीरीज से हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट बंजारास एंड चूज द करेक्ट आंसर। बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, द बंजारास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बी, अलाउद्दीन खिलजी मेड द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट्स। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ए और बी दोनों गलत हैं। सेकंड, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ए सही है तथा बी गलत है। थर्ड, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ए और बी दोनों सही है। फोर्थ, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ए गलत है तथा बी सही है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ए और बी दोनों सही हैं। बंजारास उन लोगों को कहते हैं जो एक जगह ना रहकर जगह जगह घूमते हैं, और जो लोग जगह जगह जाकर व्यापार करते हैं उन्हें ट्रेडर नोमैड्स कहा जाता है। बंजारास बहुत महत्वपूर्ण ट्रेडर नोमैड्स होते थे। उनके कारवां को टांडा कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी इन बंजारों के माध्यम से अनाज को शहर के बाजारों तक पहुंचाते थे। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ए ट्रेडिंग टाउन इन मिडिवल पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण रूपक है। फर्स्ट, द टेम्पल वाज सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था। सेकंड, दे यूजली हैड ए मंडपिका। वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। थर्ड, द प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स formed the main composition of its residents and visitors. पुरोहितों एवं तीर्थयात्री वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना संयोजन बनाते थे। फोर्थ, इट वाज द कैपिटल ऑफ द किंग्स। यह राजाओं की राजधानी होता था। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, दे यूजली हैड ए मंडपिका। वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। 8th सेंचुरी से आगे सब कॉन्टिनेंट में कुछ छोटे छोटे कस्बे उभर कर आए। ये छोटे कस्बे शायद बड़े गांवों में से उभरे थे। आमतौर पर इन स्मॉल टाउन्स में मंडपिका होती थी। मंडपिका को पुराने समय में मंडी कहा जाता था। स्मॉल टाउन्स के आसपास जितने भी छोटे छोटे गांव थे, उन सभी गांवों के लोग इस मंडपिका में अपना सामान बेचने के लिए लाते थे। क्वेश्चन 3, ए टीचर वांट्स टू डिस्कस अबाउट मिनरल्स इन हर क्लास एट एलिमेंट्री लेवल। Which of the following examples should she use in her class? प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए। ए, कॉपर, तांबा। बी, साल्ट, नमक। सी, माइका, अभ्रक। डी, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट, ऑल ए बी सी एंड डी। सेकंड, ओनली ए बी एंड सी। थर्ड, ओनली ए एंड बी।
फोर्थ ओनली A, C एंड D। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ऑल A, B, C एंड D। मिनरल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक सब्सटेंस होता है जिसकी एक निश्चित केमिकल संरचना होती है। कॉपर, साल्ट, माइका, लाइमस्टोन ये सभी मिनरल्स हैं। इसलिए यदि एक टीचर एलिमेंट्री लेवल यानी प्रारंभिक स्तर पर अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है तो उस टीचर को अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करने के लिए सभी एग्जाम्पल्स को उपयोग में लाना चाहिए। क्वेश्चन 4, पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाएं। ए, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, वाष्प इंजन का आविष्कार। बी, फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना। सी, डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, भारतीय कपड़ों का पतन। डी, इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। ऑप्शंस हैं फर्स्ट DABC, सेकंड DACB, थर्ड ADCB, फोर्थ ADBC। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन DACB। सबसे पहले 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। इसके बाद 1786 में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। फिर 19th सेंचुरी में इंडियन टेक्सटाइल्स का डिक्लाइन यानी कि पतन हुआ और फिर 1854 में इंडिया के बॉम्बे शहर में सबसे पहली कॉटन मिल स्पिनिंग मिल के रूप में बनाई गई थी। क्वेश्चन 5, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। देशांतर के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। ए, ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। बी, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्रमुख याम्योत्तरों का मान 180 डिग्री देशांतर होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट, A is false and B is true, A गलत है तथा B सही है। सेकंड, both A and B are true, A तथा B दोनों सही है। थर्ड, A is true and B is false, A सही है तथा B गलत है। फोर्थ, both A and B are false, A और B दोनों गलत हैं। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, A is true and B is false, A सही है तथा B गलत है। A पॉइंट इसलिए सही है क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स ग्लोब पर सेमी सर्कल्स होते हैं। पोल्स की ओर जाते जाते लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस तब तक कम होता जाता है जब तक ये डिस्टेंस पोल्स पर 0 ना हो जाए। पोल्स पर पहुंचकर ये सभी मेरिडियंस मिल जाते हैं। इन सभी मेरिडियंस की लेंथ बिल्कुल समान होती है। बी पॉइंट इसलिए गलत है क्योंकि मेरिडियंस को नंबर देना बहुत मुश्किल था, इसलिए सारी कंट्रीज ने सोचा कि काउंट उस मेरिडियन से शुरू होना चाहिए जो मेरिडियन ग्रीनविच से पास हुआ और जहां ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है। जिस मेरिडियन से काउंट शुरू हुआ उस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा गया। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है और इसी प्राइम मेरिडियन से हम 180 डिग्री ईस्ट की ओर और 180 डिग्री वेस्ट की ओर गिनते हैं। क्वेश्चन 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी। विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें। ए, डाइवर्सिटी इज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर इंडिया, विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है। बी, देयर इज यूनिटी इन इंडियाज डाइवर्सिटी, भारत की विविधता में एकता है। सी, डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विविधता भेदभाव का
स्रोत भी हो सकती है। डी. हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिटी। ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं। विच ऑफ द अबव आर ट्रू? इनमें से कौन सा सही विकल्प है? फर्स्ट, ए, बी, सी एंड डी। सेकंड, ए, बी एंड डी। थर्ड, ए, बी एंड सी। फोर्थ, ए एंड बी। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी और डी। अब हम एक एक करके ये जानते हैं कि चारों पॉइंट्स सही क्यों हैं। ए पॉइंट इसलिए सही है क्योंकि भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं। भारत की विविधता ही भारत की शक्ति है। बी पॉइंट इसलिए सही है क्योंकि जब भी भारत पर किसी ने बुरी नजर डाली, यानी भारत पर कब्जा करने की कोशिश की, उस समय सभी धर्मों के लोगों ने उसका विरोध किया और उनके साथ आपस में एक होकर लड़े। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजों का विरोध किया और अपने देश को स्वतंत्र करवाया। सी पॉइंट इसलिए सही है क्योंकि भारत की विविधता भेदभाव भी उत्पन्न कर सकती है। जैसे लोगों के ग्रुप्स जो अपनी विशेष भाषा बोलते हैं, किसी विशेष धर्म का पालन करते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं, इस वजह से वह भेदभाव का शिकार हो सकते हैं और जाहिर सी बात है कि इस वजह से इन लोगों की कस्टम्स और प्रैक्टिसेस भी अलग होंगी और किसी दूसरे को इनकी ये कस्टम्स और प्रैक्टिसेस इंफीरियर यानी तुच्छ लग सकती हैं। वजह कुछ भी हो, जब अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं तो किसी धर्म के व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का शोषण होना कोई नई बात नहीं है। डी पॉइंट इसलिए सही है क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिटी, जैसे अलग अलग जगहों का इतिहास हमें बताता है कि हर जगह के विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने कैसे हर जगह की लाइफ और कल्चर को सेट किया है। इसलिए हर क्षेत्र अपने अलग इतिहास की वजह से विविधता से भरपूर है। फॉर एग्जाम्पल केरला, क्योंकि इतिहास की वजह से ही केरल में लोगों द्वारा अलग अलग धर्मों का पालन किया जाता है, जैसे जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। अब जानते हैं कि हाउ जियोग्राफिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिटी। कोई पहाड़ वाली जगह पर ठंड में रहता है तो कोई रेगिस्तान में रहता है, कोई समतल जगह पर रहता है। सब अपनी अपनी जगह के वातावरण के अनुसार ढल चुके होते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से सभी लोग डाइवर्स और एक तरह से यूनिक है। क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज इन ए रूरल एरिया। गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। फर्स्ट, पोट्री मेकिंग, वीडिंग, बास्केट वीविंग, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई, टोकरी बनाना। सेकंड, बास्केट वीविंग, पैडी ट्रांसप्लांटिंग, पोट्री मेकिंग, टोकरी बनाना, धान रोपण, मिट्टी के बर्तन बनाना। थर्ड, ब्रिक मेकिंग, पोट्री मेकिंग, वीडिंग, ईंट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई। फोर्थ, पोट्री मेकिंग, वीविंग, ब्रिक मेकिंग, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, पोट्री मेकिंग, वीविंग, ब्रिक मेकिंग, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना। क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना और ईंट बनाना ये तीनों ही नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 8, ए टीचर is teaching the concept of ecosystem in an elementary middle stage class. Which of the following information will be useful for her? प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में
शिक्षिका पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है? A small pond as an example, एक छोटी ताल उदाहरण के रूप में। B climate conditions of specific place, स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति। C a rain forest as an example, अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में। ऑप्शंस हैं फर्स्ट only A and B, सेकंड all A, B and C, third only B and C, fourth only A and C। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन all A, B and C, सभी A, B तथा C। सभी जीव जंतु एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और जिस पर्यावरण में वे रहते हैं उस पर्यावरण के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है और अपनी एनर्जी और मटेरियल एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करते हैं। पॉन्ड्स और रेन फॉरेस्ट में जो जीव जंतु पॉन्ड्स के आसपास और रेन फॉरेस्ट में पेड़ पौधे और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहां रहते हैं वहां के क्लाइमेट कंडीशंस पर और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इकोसिस्टम बनाते हैं। क्वेश्चन 9, रीड द स्टेटमेंट्स assertion A and reasoning R and choose the correct option। अभिकथन A और कारण R को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। Assertion A, during 19th century when the first schools were opened for girls, people were afraid of them। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। Reason R, people feared that traveling to schools would have a corrupting influence on girls। लोगों को भय था कि स्कूल जाने से लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शंस हैं फर्स्ट both A and R are true but R is not the correct explanation of A। A और R दोनों सही हैं लेकिन R सही व्याख्या नहीं है A की। सेकंड A is true but R is false। A सही है लेकिन R गलत है। थर्ड both A and R are true and R is the correct explanation of A। A और R दोनों सही हैं, R सही व्याख्या करता है A की। फोर्थ both A and R are false। A और R दोनों गलत हैं। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन both A and R are true and R is the correct explanation of A। A और R दोनों सही हैं, R सही व्याख्या करता है A की। क्योंकि 19th सेंचुरी के मध्य में जब पहली बार स्कूल खुले, इससे बहुत से लोगों के मन में डर बैठ गया। वे ये सोचकर डर गए कि अगर लड़कियां स्कूल गईं तो स्कूल उन्हें घर से दूर यानी घर के कामकाज से दूर कर देगा। इसके अलावा लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस से होते हुए स्कूल जाना पड़ेगा। लोगों को ये डर था कि ये सब लड़कियों पर बुरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि उस समय लोग ऐसा सोचते थे कि लड़कियों को पब्लिक स्पेसेस से दूर रहना चाहिए। Question 10, which constitutional authority examines a dispute between the center and the states on exercise over their respective power। कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सेकंड द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। थर्ड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
फोर्थ, द अटर्नी जनरल, महान्यायवादी। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि जब भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही उस डिस्प्यूट को एग्जामिन करती है और उस डिस्प्यूट पर फैसला सुनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.